गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में आपका वेलकम। जैसा कि वी आर डिस्कसिंग, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। 2 लेक्चर हो चुके हैं हमने। इन 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ एनएमआर, कि एनएमआर की थ्योरी क्या है, कौन से एटॉमिक न्यूक्लियस जो हैं वो एनएमआर स्पेक्ट्रम देते हैं, वो बता चुके हैं। एक बेसिक डिस्कशन हमने किया है कि यूज ऑफ एनएमआर। तो उस दिन मैंने बताया था कि हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स का पता लगाने के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टाइप्स ऑफ प्रोटॉन। एक जो बेसिक थ्योरी थी कैसे एनएमआर स्पेक्ट्रम बनता है वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जो न्यूक्लियस का स्पिन होता है वो 2 एनर्जी लेवल्स में डिवाइडेड हो जाता है, एक लोअर एक हायर। इनमें से एक जो एनर्जी लेवल होता है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है तथा एक उसका अपोज करता है। उसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक एनएमआर स्पेक्ट्रम मिलता है। कुछ टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स की बात की थी हम लोगों ने, जैसे केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स, इनएंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स। ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको दिया जाता है तो हमें ये डिसाइड करना है कि उसमें कितने टाइप के प्रोटॉन हैं और किस टाइप की कितने नंबर में हैं। उस बेसिस पे हम लोग ये बता सकते हैं कि उसमें कितने एनएमआर सिग्नल मिलेंगे। तो उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल शिफ्ट और रासायनिक विस्थापन। क्या है केमिकल शिफ्ट और रासायनिक विस्थापन? बहुत इंपॉर्टेंट है एनएमआर स्पेक्ट्रम में। किसी भी कंपाउंड का H1NMR स्पेक्ट्रम लेने के लिए एक रेफरेंस रेफरेंस कंपाउंड के एनएमआर सिग्नल का यूज किया जाता है। H1NMR में रेफरेंस कंपाउंड के रूप में TMS टेट्रा मिथाइल सिलेन का उपयोग किया जाता है। मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर हमें किसी भी कंपाउंड में जो H1NMR सिग्नल की बात करनी है, उसकी पोजीशन की बात करनी है, तो इसके लिए हमेशा एक रेफरेंस कंपाउंड का एनएमआर यूज किया जाता है और वो रेफरेंस कंपाउंड है टेट्रामिथाइल सिलेन। TMS बोलते हैं इसको, टेट्रामेथिल सिलेन। अब फर्स्ट थिंग तो ये है कि यही कंपाउंड एज ए रेफरेंस कंपाउंड क्यों यूज किया जाता है? तो इसके 2-3 रीजन हैं। एक जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो ये है कि इसमें 12 प्रोटॉन्स हैं, 12 प्रोटॉन्स हैं और 12 के 12 प्रोटॉन्स जो है वो केमिकली इक्विवेलेंट हैं। मीन्स इन 12 प्रोटॉन्स का एक ही पोजीशन पर सिग्नल प्राप्त होगा और जो सिग्नल प्राप्त होगा वो 12 प्रोटॉन्स की वजह से होगा। इसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए ये ईजीली डिटेक्ट भी किया जा सकता है, ईजीली देखा जा सकता है कि ये पीक कहाँ पे आ रही है। ठीक है, जैसा कि मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें 12 समतुल्य प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इसका एक ही सिग्नल मिलता है तथा एनएमआर स्केल में इसकी डेल्टा वैल्यू, एनएमआर स्केल की भी हम लोग बात करेंगे कि एनएमआर स्केल क्या होता है। एनएमआर स्केल में 2 वैल्यू होती है, एक डेल्टा वैल्यू और एक टो वैल्यू, लगभग 0 होती है। इसलिए किसी भी कंपाउंड का एनएमआर सिग्नल TMS के रेफरेंस में लिया जाता है। जो अभी मैंने बताया कि जो इम्पोर्टेंट थिंग थी कि इसका यूज क्यों किया जाता है, तो उसके लिए मैंने एक रीज़न तो आपको बताया था कि इसमें 12 प्रोटॉन्स है और पूरे के पूरे केमिकल इक्विवेलेंट हैं, तो एक ही सिग्नल मिलेगा। दूसरा, एनएमआर स्केल में इसकी जो डेल वैल्यू होती है वो 0 ppm होती है। मीन्स किसी भी कंपाउंड के एनएमआर स्पेक्ट्रम में ये इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल शिफ्ट या रासायनिक विस्थापन को समझने से पहले ये समझ में आया हमें कि अगर किसी भी कंपाउंड का एनएमआर स्पेक्ट्रम लिया जाता है
तो उस स्पेक्ट्रम का कंपैरिजन हमेशा TMS के NMR स्पेक्ट्रम से किया जाता है। इसलिए जो TMS है वो एज ए रेफरेंस कंपाउंड इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? 2-3 मेन रीजन हैं जो मैंने बता दिए आपको। 12 प्रोटॉन्स हैं, केमिकल इक्विवेलेंट्स हैं, डेल्टा वैल्यू 0 ppm होती है, ओके, इजीली डिटेक्टेबल है। तो अब हम लोग देखते हैं इनके रेफरेंस में, यदि किसी प्रोटॉन का द्वारा प्रदर्शित अवशोषण संकेत तथा TMS अवशोषण संकेत के मध्य विस्थापन को रासायनिक विस्थापन या केमिकल शिफ्ट कहते हैं। दैट्स क्लियर कि अगर हमें NMR स्पेक्ट्रम लेना है, यहाँ पे 0 ppm है, ये किसका है? NMR सिग्नल TMS का, और TMS का कितने प्रोटॉन्स की वजह से है? 12 प्रोटॉन्स की वजह से। इसके रेफरेंस में किसी भी कंपाउंड में जो प्रोटॉन है उनका जो NMR सिग्नल आएगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो विस्थापन है, इसे बोलते हैं केमिकल शिफ्ट और रासायनिक विस्थापन। अगर किसी प्रोटॉन का NMR सिग्नल यहाँ आ रहा है तो इसके रेफरेंस में इसका केमिकल शिफ्ट ये वाली हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने समझा दिया आपको, ये वाला भी मैंने बताया आपको कि ये जो डिफरेंस होगा ये वाला, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है TMS के NMR सिग्नल और किसी भी प्रोटॉन का जो सिग्नल होगा, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट्स कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं शिल्डिंग और डीशिल्डिंग की। देखो, अभी हमने डिस्कस किया केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट क्या है? ये TMS है इसका और ये किसी प्रोटॉन का, इन दोनों का जो डिफरेंस विस्थापन है, दैट्स कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। अब जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है कि क्या किसी भी प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट फिक्स है कि इसके रेफरेंस में एक निश्चित दूरी पे होगा हमेशा प्रोटॉन का NMR? नहीं, ये TMS फिक्स है 0 ppm, बट ये जो प्रोटॉन इसके रेफरेंस में NMR सिग्नल दे रहा है, इसकी पोजीशन इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा इसके शिल्डिंग और डीशिल्डिंग पर, परिरक्षण और विपरिरक्षण। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये केमिकल शिफ्ट कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ये किस पे डिपेंड करेगा? शिल्डिंग और डीशिल्डिंग पर। और शिल्डिंग और डीशिल्डिंग किस पे डिपेंड करती है? उसके केमिकल इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर पे। उसके आसपास जिस प्रोटॉन का हम लोग NMR ले रहे हैं, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, इस बात पर भी केमिकल शिफ्ट डिपेंड करता है। तो जो केमिकल शिफ्ट है उसका ज़्यादा होना, कम होना, ये सब परिरक्षण और विपरिरक्षण में आते हैं। अब हमें समझना होगा शिल्डिंग और डीशिल्डिंग, परिरक्षण और विपरिरक्षण क्या है। H1 NMR में किसी प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक वातावरण भिन्न भिन्न होता है। बिल्कुल सही है, जैसे मैंने बता दिया आपको। यदि इलेक्ट्रॉनिक वातावरण ये निश्चित करता है कि NMR स्पेक्ट्रम में प्रोटॉन किस स्थान पर अवशोषण संकेत प्रदर्शित करेगा, मीन्स उसका NMR सिग्नल कहाँ मिलेगा, विद रेफरेंस टू TMS, मीन्स उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी। फलस्वरूप उसी स्थान पर NMR संकेत प्राप्त होता है। प्रत्येक प्रोटॉन के आसपास उपस्थित बंध बनाने में काम आने वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनिक वातावरण का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है। कोई भी प्रोटॉन है उसके चारों जितने भी बॉन्ड हैं, उन बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन से डिसाइड करते हैं कि उस प्रोटॉन का परिरक्षण होगा कि विपरिरक्षण होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी अणु के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी चक्रण करने लगते हैं।
फलस्वरूप वे स्वयं के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जिसे प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करे तो प्रोटॉन परिरक्षित हो जाता है, परंतु यदि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कार्य करे तो उसे शॉर्ट करते हैं, उसे प्रोटॉन विपरिरक्षित हो जाता है। इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रोटॉन है किसी भी मॉलिक्यूल में वो खुद स्पिन करता है, और जब वो स्पिन करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये क्या क्रिएट करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी प्रोटॉन है वो स्पिन करता है, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बॉन्ड के वो भी स्पिन करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स स्पिन करते हैं इनकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो प्रोटॉन का विपरिरक्षण होगा, डीशील्डिंग होगी, और डीशील्डिंग होने से केमिकल शिफ्ट का क्या होगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर ये वाला प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर है और वो इलेक्ट्रॉन्स भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है, मींस ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे, तो उस कंडीशन में प्रोटॉन शील्डेड हो जाता है, परिरक्षित हो जाता है। क्लियर हो गया क्या शील्डिंग है, क्या डीशील्डिंग है? आगे चलते हैं। अब ध्यान से समझना, इस प्रकार प्रोटॉन के शील्डिंग से एनएमआर संकेत उच्च क्षेत्र, अगर शील्डिंग होगी तो एनएमआर संकेत कहाँ चला जाएगा? उच्च क्षेत्र में, अप फील्ड में, और विस्थापित हो जाता है, जबकि विपरिरक्षण से निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रोटॉन के परिरक्षण व विपरिरक्षण से एनएमआर स्पेक्ट्रम में एनएमआर संकेत की स्थिति में हुए विस्थापन को केमिकल शिफ्ट कहते हैं। मैंने पहले ही कह दिया था आपको कि कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे TMSS का है, यहाँ पे किसी प्रोटॉन का NMR सिग्नल है। अब इसकी शील्डिंग और डीशील्डिंग होगी, इससे इसका NMR संकेत अप फील्ड में भी जा सकता है और लो फील्ड में भी जा सकता है। तो इस NMR संकेत के अप फील्ड और लो फील्ड में जाने को ही हम लोग केमिकल शिफ्ट कहते हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, very important thing, NMR scale. There is two NMR scale, delta and tau, and the value of both, दोनों की जो वैल्यू है वो 0 से 10 तक होती है। जो डेल वैल्यू होती है वो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 10 ppm पार्ट्स पर मिलियन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। NMR में जो यूनिट होती है, NMR स्पेक्ट्रम में जो केमिकल शिफ्ट की जो यूनिट होती है वो होती है पार्ट्स पर मिलियन, और जो टो है उसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होती है। इसका मतलब दोनों जस्ट रिवर्स हैं, दोनों जस्ट रिवर्स हैं, तो दोनों में क्या रिलेशन निकल के आएगा? डेल बराबर मान लो चाहे टो बराबर मान लो, तो यहाँ पे हो जाएगा टो बराबर हो जाएगा 10 माइनस डेल। तो कैसे भी हम लोग इन दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर डेल की वैल्यू हमें पता है तो हम लोग टो की वैल्यू निकाल सकते हैं, और टो की वैल्यू हमें पता है तो हम लोग डेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो मैंने बताई अभी आपको, ध्यान रखना, मैंने कहा था अभी उसी में हम लोग जब थ्योरी डिस्कस की तो हमने बताया कि अगर प्रोटॉन का परिरक्षण होगा, प्रोटॉन का परिरक्षण होगा मीन्स शील्डिंग होगी, तो जो केमिकल शिफ्ट होगी वो अप फील्ड की तरफ चली जाएगी, अप फील्ड शिफ्ट हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे कोई भी NMR का सिग्नल था, सपोज पहले यहाँ पे कोई शील्डिंग डीशील्डिंग नहीं हो रही थी, अगर शील्डिंग हुई तो वो जो NMR सिग्नल है वो अप फील्ड शिफ्ट हो जाएगा, उच्च क्षेत्र की तरफ चला जाएगा। उच्च क्षेत्र में जाने पर ध्यान रखना डेल वैल्यू डिक्रीज होगी। अप फील्ड का मतलब ये मत समझना डेल वैल्यू ज़्यादा होगी, अप फील्ड का मतलब डेल वैल्यू कम होगी बट टो वैल्यू ज़्यादा होगी, दैट्स क्लियर। सेम ऐसे ही अगर उस प्रोटॉन की डीशील्डिंग हो रही है, उस प्रोटॉन की
डीशिल्डिंग हो रही है तो जो एनएमआर सिग्नल था वो लो फील्ड शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स निम्न क्षेत्र की तरफ चला जाएगा, अर्थात डेल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान रखना। अप फील्ड का मतलब डेल वैल्यू डिक्रीज होगी और लो फील्ड का मतलब डेल वैल्यू इंक्रीज होगी। हम लोग आगे बार बार डिस्कस करेंगे इन बातों का, भूलना मत बिल्कुल भी। दोबारा बता रहा हूँ कि अगर अप फील्ड शिफ्ट होगी तो डेल वैल्यू डिक्रीज होगी और टो वैल्यू इंक्रीज होगी, और अगर डीशिल्डिंग से लो फील्ड शिफ्ट होगी तो डेल वैल्यू इंक्रीज होगी और टो वैल्यू डिक्रीज होगी। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही हमारा एनएमआर स्केल होता है। दो एनएमआर स्केल है हमारे पास, एक डेल्टा दूसरा टो, दोनों का रिलेशन बता दिया है, दोनों की वैल्यू 0 to 10 होती है। ये सारा एनएमआर स्केल में हम लोग पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, आगे चलते हैं थोड़ा। नेक्स्ट, केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, लिख लेना यहाँ पे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक। मीन्स कारक मीन्स फैक्टर मीन्स कि कौन एनएमआर सिग्नल को लो फील्ड की तरफ भेजेगा, कौन सा इफेक्ट जो है या कौन सा कारक जो है वो हाई फील्ड की तरफ या अप फील्ड की तरफ भेजेगा। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट थिंग जो है वो है इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव। इंडक्टिव इफेक्ट आपने अच्छे से पढ़ा है, किसी भी एटम का बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने का जो पावर है, टेंडेंसी है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रेरण प्रभाव। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे Cl है और इससे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी तरफ खींचता है, इसे बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इस फ्लोरीन के द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने के कारण जो कार्बन है उसके आसपास जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर इस पर कोई ग्रुप डोनेट करने वाला जुड़ा हुआ है, जैसे CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। सीधा सा कंसेप्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई -I वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, -I प्रभाव वाला, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। अगर कोई +I वाला जुड़ा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से, ज़्यादा होने से क्या होगा, मैंने पहले बताया था कि किसी प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही ये डिसाइड करेगी कि उसकी शील्डिंग होगी कि डीशिल्डिंग होगी, और शील्डिंग और डीशिल्डिंग से उसका केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं एक बार, यदि प्रोटॉन से विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ा हो तो प्रोटॉन का विपरीरक्षण हो जाएगा। ऑब्वियस है, विद्युत ऋण जुड़ा होगा तो -I होगा, इफेक्ट उसका माइनस होगा तो प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, विपरीरक्षण हो जाएगा। परमाणु की विद्युतता जितनी अधिक होगी प्रोटॉन का विपरीरक्षण भी उतना ही अधिक होगा, ऑब्वियस है। अर्थात अवशोषण संकेत का रासायनिक विस्थापन उतना ही अधिक होगा, अर्थात डेल्टा वैल्यू का मान उतना ही अधिक होगा। बिल्कुल मैंने कहा है विपरीरक्षण होगा तो लो फील्ड में जाएगा, डेल वैल्यू इंक्रीज होगी। इसके विपरीत विद्युत धनी अथवा कम विद्युत ऋणी परमाणु प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं, जिससे प्रोटॉन परिरक्षित हो जाता है, अर्थात डेल्टा वैल्यू का मान कम हो जाता है। इजीली समझ सकते हैं बाय दिस एग्जांपल। यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जुड़े हुए हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है तो इसका -I प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा, -I प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा। तो इस C कार्बन वाले 3 प्रोटॉन्स के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, सबसे कम होगी तो इनका विपरीरक्षण होगा, विपरीरक्षण होगा तो अप फील्ड में जाएगा केमिकल शिफ्ट, अप फील्ड में जाएगा, सॉरी लो फील्ड में जाएगा, लो फील्ड में जाएगा तो डेल वैल्यू इंक्रीज होगी। जबकि I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो यहाँ पे डीशिल्डिंग सबसे कम होगी तो सबसे कम लो फील्ड शिफ्ट होगी, लो फील्ड शिफ्ट कम होगी तो डेल्टा वैल्यू उसकी सबसे ज़्यादा आएगी। मीन्स इस कार्बन के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी,
सबसे ज़्यादा होगी तो प्रोटॉनों का परिरक्षण भी सबसे ज़्यादा होगा, और परिरक्षण सबसे ज़्यादा होगा तो केमिकल शिफ्ट अप फील्ड में जाएगी, मीन्स डेल वैल्यू सबसे कम होगी। दैट्स क्लियर। ओके, सेकंड जो फैक्टर है केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करने वाला, सॉरी सब इसके कुछ एग्जांपल्स और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे विपरीरक्षण सबसे ज़्यादा होगा। विपरीरक्षण सबसे ज़्यादा होगा तो इसका निम्न क्षेत्र की ओर विस्थापन होगा, मीन्स विपरीरक्षण होगा, मीन्स डेल वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी इसके लिए और सबसे कम होगी इसके लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखो इस कंपाउंड में केवल 4 हाइड्रोजन है, इसमें 1 क्लोरीन है, इसमें 2 क्लोरीन है, इसमें 3 क्लोरीन है। नंबर ऑफ क्लोरीन्स मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की संख्या बढ़ रही है, तो इस प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जाएगी, क्लोरीन के माइनस पाई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी। कम होती जाएगी तो इस प्रोटॉन का विपरीरक्षण बढ़ता जाएगा, डिसफील्डिंग बढ़ती जाएगी, तो केमिकल शिफ्ट किधर जाएगी, लो फील्ड की तरफ। लो फील्ड की तरफ जाएगी मीन्स डेल वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखो सबसे ज़्यादा डेल वैल्यू इसी की दे रखी है, सबसे कम डेल वैल्यू इसी की दे रखी है। आगे चलते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन सॉरी, इसमें जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज से जुड़े हुए हैं, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइज से जुड़ा हुआ है। अब हमें पता है कि जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज़्यादा, फिर sp2 की, फिर sp3 की होती है। तो यहाँ पे यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, तो इसका माइनस आई प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा। माइनस आई प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा, इस कार्बन की माइनस आई प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा तो इसका विपरीरक्षण सबसे ज़्यादा होगा, और विपरीरक्षण सबसे ज़्यादा होगा तो डेल वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होगी। इसी को हम लोग इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, लेकिन यहाँ पे 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे 2 ही हैं, और यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साथ में ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इस प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी तो इसका डिसयील्डिंग और विपरीरक्षण सबसे ज़्यादा होगा तो डेल वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होगी। देखो एल्डिहाइड में जो प्रोटॉन है CH3 और ये H, एल्डिहाइड में जो ये प्रोटॉन है उसकी डेल वैल्यू 10 जो प्रोटॉन एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में जो प्रोटॉन है ये इसकी डेल वैल्यू 9 से 10 के बीच होती है, बिकॉज ऑफ हाईली डीशिल्डिंग पैटर्न। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, वान डर वाल्स विपरीरक्षण। क्या है ये, अधिक प्रतिस्थापी संयुक्त अणुओं में बड़े समूह का इलेक्ट्रॉन अब्र प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन अब्र को प्रतिकर्षित करता है, फलस्वरूप प्रोटॉन का विपरीरक्षण हो जाता है, अर्थात डेल्टा वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। बड़े मॉलिक्यूल्स जिनमें सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, इनमें क्या होगा कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक समूह हैं, विशेषकर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक खुद का इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जनरेट करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रॉन जो अब्र है वो उस प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करता है, उस प्रोटॉन को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, और प्रतिकर्षण करने की वजह से क्या होगा कि जो प्रोटॉन है उसकी डिसयील्डिंग हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें एथेन में, मतलब एल्कीन में बात करें, तो आप देख सकते हो ये सारा इलेक्ट्रॉन अब्र है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो प्रोटॉन हैं वो बड़े समूह का जो इलेक्ट्रॉन अब्र है, इन जो ग्रुप्स का, जो बड़े ग्रुप्स हैं इनका जो इलेक्ट्रॉन अब्र है वो इस प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन अब्र को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करने से क्या होगा, इनका विपरीरक्षण हो जाएगा, और विपरीरक्षण होने से क्या होगा, इनकी डेल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड फैक्टर है हमारा आइसोट्रोपी एंड एनआइसोट्रोपी फैक्टर। ये हम लोग अब आज कल सुबह डिस्कस करेंगे, सुबह की क्लास में, फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।
तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।